चलिए, कल की क्लास को मैं फिर से एक बार कंटिन्यू करूंगा। इसमें मैं आपको कल कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा रहा था और उसमें हम इफ एल्स सीख रहे थे। कल मैंने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको कराए थे, उसी के कंटिन्यूएशन में आपको एक बार और फिर से बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने लिखा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट समथिंग, write a program to print something by using printf without semicolon. Write a program to print something by using what? printf without semicolon. यानी कि आज तक आपने कुछ भी अगर प्रिंट कराया होगा तो उसके बाद आपने कभी सेमीकोलन नहीं लगाया होगा, सॉरी सेमीकोलन लगाया होगा। हर प्रिंटफ स्टेटमेंट के बाद हमेशा हम सेमीकोलन लगाते हैं, बट यहां पर एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया गया कि भाई राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट समथिंग बाय यूजिंग द प्रिंटफ, बाय यूजिंग द प्रिंटफ विदाउट सेमीकोलन, विदाउट सेमीकोलन। तो ये हैश इंक्लूड stdio डॉट h दे दिया हमने, हैश इंक्लूड stdio डॉट h, एंड दिस इज द मेन मेथड। ये मेरा मेन फंक्शन हो गया। अब देखो इफ के अंदर ये वाला प्रिंटफ, हेलो दिस इज द ट्रिक, स्लैश एन ऑल लगा दिया नई लाइन के लिए। ये कहना चाह रहा था देखो यहां पर प्रिंटफ के बाद सेमीकोलन नहीं है, एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम। अब प्रिंटफ फंक्शन आपको भी बहुत बेहतर तरीके से नहीं आता है, परंतु यह एक न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है। यहां पर ये बताता है कि उसने कितने कैरेक्टर को प्रिंट किया है, कितने कैरेक्टर को प्रिंट किया है। तो वो गारंटीड कोई ना कोई नॉन जीरो वैल्यू होगी, गारंटीड वह कैसी वैल्यू होगी, कोई नॉन जीरो वैल्यू होगी। और जब नॉन जीरो होगा तो ट्रू होगा, तो यहाँ पे हेलो भी प्रिंट होने वाला है। तो ये हाई कब प्रिंट होगा? जब प्रिंटफ को आप ब्लैंक छोड़ दोगे। तो क्यों ना मैं आपको इस प्रोग्राम को एक बार आपको चला के दिखाऊं, हाउ वी डू इट। मिनिमाइज द ऑल थिंग्स, आप कोड ब्लॉक पर आइए, फाइल में आए, न्यू में गए, एम्प्टी फाइल, एंड जस्ट पेस्ट इट। आप चाहो तो इसे सेव करा दीजिए किसी भी नाम से। अब मेरे केस में आंसर क्या आएगा? हेलो दिस इज द ट्रिक। इसमें मैं बताना तो ये चाहता था कि प्रिंटफ के बाद देखो यहां पर हमें सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं होती है। मैंने इसे रन कराया, राइट, आई हैव एग्जीक्यूटेड इट। सो हेलो दिस इज द ट्रिक, हेलो दिस इज द ट्रिक। ये वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और यहां पर हमने क्या मैसेज प्रिंट करा दिया? हेलो, हेलो दिस इज द ट्रिक। और उसके बाद सिंपल मैंने यहां पर एक मैसेज प्रिंट कराया विच इज नोन एज व्हाट? हेलो। अब हम ये चाहते हैं कि ये हाई कब प्रिंट होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, इस प्रिंटफ में से खाली छोड़ दीजिए। ये चीजें आगे और पढ़ाऊंगा मैं आपको, बट अब ये प्रिंटफ नाम का जो फंक्शन है ना, वो जीरो रिटर्न करेगा। अब जो प्रिंटफ नाम का जो फंक्शन है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शन। प्रिंटफ नाम का जो फंक्शन है वो नंबर ऑफ द कैरेक्टर क्या रिटर्न करेगा? जीरो, क्योंकि कुछ प्रिंट कराने के लिए है ही नहीं। और जीरो का मतलब होता है फॉल्स। जीरो का मतलब क्या होता है बेटा? फॉल्स। अब उससे क्या बेनिफिट होने वाला है बताऊं? जैसे ही ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, जैसे ही ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, तो वो एल्स ब्लॉक में जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। सो यहां पर क्या प्रिंट होने वाला है? हाई। एक बार मैं रन कराना चाहता हूं इस प्रोग्राम को। सी क्या प्रिंट हो रहा है? हाई। तो अभी हालांकि ये चीज आपके लिए बिल्कुल नई है कि प्रिंटफ फंक्शन एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। बेसिकली ये हिसाब देता है उस चीज का। किस चीज का हिसाब देता है ये? कि एग्जैक्टली कि मैं कितने कैरेक्टर प्रिंट करा रहा हूं। अब डबल कोट्स में तो हमने कोई भी कैरेक्टर नहीं दिया, डबल कोट्स के अंदर हमने तो कोई भी कैरेक्टर नहीं दिया है। दिस वन,
जब कोई कैरेक्टर ही इसके अंदर नहीं दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, जीरो रिटर्न करेगा और जीरो होगा तो वो एल्स में आएगा। आई होप थोड़ा बहुत आपको ये बात समझ में आई होगी। थोड़ा और आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसे नेक्स्ट पेज पर ही ले आता हूं मैं, ऑन दिस प्लेस। अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। देखिए इधर वाले सिनेरियो में जो आंसर आ रहा है जे का, वो 0 आ रहा है, और इधर वाले सिनेरियो में जो जे का आंसर आ रहा है विच इज व्हाट 1। एक तरफ जे की वैल्यू 0 है और दूसरी तरफ जो जे की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं इंट आई इज इक्वल टू 4 कॉमा जे, और यहां पर भी क्या है, आई इज इक्वल टू 4 और कॉमा जे। अब देखिए ये माइन्यूट सी चीज है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जब कभी ये सिंगल इक्वल का साइन होता है, कौन सा साइन हो, जब ये सिंगल इक्वल का साइन होता है तो उसको बेसिकली हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। कौन सा ऑपरेटर कहेंगे बेटा, असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये वाली चीज जो ये इक्वल का साइन तो यहां भी लगाया ना हमने। अब i इज इक्वल टू 3 किया तो यहां पे i में 3 स्टोर हो गया, और ये इफ के अंदर जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है। जब नॉन जीरो है तो उसका मतलब ट्रू माना जाता है। तो यहां पर j की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पे पूछ रहा है वो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j, तो मैंने क्या बताया 0, परंतु यहां पर डबल इक्वल का साइन लगा हुआ है। जो ये डबल इक्वल होता है उसे बेसिकली हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते होंगे, इक्वल टू ऑपरेटर, और यू कैन से व्हाट, रिलेशनल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर कहते हैं इसे, वी से द रिलेशनल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर कहते हैं इसे, रिलेशनल। अब यहां पर आपसे पूछा गया कि क्या 4 जो है 4 क्या वो 3 के बराबर होता है, क्या जो 4 है, आई एम टॉकिंग अबाउट द 4, क्या वो 3 के बराबर है, नहीं, फॉल्स हुई कंडीशन। यहां पर जे की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इस पूरे सिनेरियो में आपको सिखाया ही ये चीज जा रही है कि इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे इसकी बात करूंगा, अगर मैं इसकी बात करता हूं आपसे, तो ये मेरा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट। और जो ये वाला है वह बेसिकली हमारा इक्वल टू ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर होगा, इक्वल टू। वन इज नोन एज द असाइनमेंट ऑपरेटर और सेकंड वन इज नोन एज व्हाट, इक्वल टू ऑपरेटर। ये मेरा असाइनमेंट है भाई, और ये मेरा कौन सा हो गया, इक्वल टू हो गया। तो इसमें ये वैल्यू यहीं पे असाइन हो रही थी, आई की वैल्यू 3 के बराबर होगी विच इज नॉन जीरो। तो यहां पर कंडीशन ट्रू हुई थी, तो यहां पर जे की वैल्यू हमारी क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। यहां पर वो कंपेयर कर रहा था क्या आई की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर है, नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हुई। तो उस केस में हमारा क्या चला होगा बेटा, एल्स ब्लॉक चला होगा। उस केस में हमारा कौन सा ब्लॉक चला होगा, एल्स ब्लॉक। थोड़ा आगे चलते हैं, चलिए। assignment operation is also a part of the expression. I is equal to 3 returns the value 3 after assigning it to what, I को वो यही बात को समझाने की कोशिश कर रहा है कि I को इस समय क्या असाइन हो गया है, 3 असाइन हो गया। अब एक बिल्कुल, ये तो कल का कंटिन्यूएशन मैंने आपको पढ़ाया था। अब एक बिल्कुल नई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं which is known as the nested if else. What do you mean by nested if else?
आप नेस्टेड इफ एल्स से समझते क्या है? इसका मतलब होता है इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स हो सकता है, और इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि एल्स के अंदर भी इफ एल्स हो सकता है। किसी के अंदर कुछ भी संभव है भाई, और एल्स तो ऑप्शनल होता है, तुम्हारा मन है लिखो लिखो, मत लिखो। अब देखिए इसको कई सारे वेरिएशंस में मैं बता रहा हूं। अब देखिए जो आपकी आंखों को सूट करे वही चीज इंपॉर्टेंट थोड़ी होती है। आपको तो सबसे अच्छी तरह से ये सूट करेगा, आपको तो अच्छी तरह से क्या सूट करने वाला होगा, दिस वन, ये वाली चीज। क्यों? ये हमारा इफ ब्लॉक हो गया, और इफ के अंदर ये हमारे इफ एल्स हो गए। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो फिर इसके पास आएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब ये चीज चलेगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एल्स चल जाएगा। बट देखिए यहां पर हमने ये करली ब्रेसेस नहीं लगाए। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो अगला स्टेटमेंट तो अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चल जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये चल जाएगा। अब देखिए यहां पर एक सिचुएशन बताइए कि इफ के अंदर इफ लगाया बट इसका एल्स नहीं लगाया। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस इफ के बारे में बात करेगा, अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो ये डायरेक्टली कहां पर आएगा, इस जगह पर। अभी तक मैं चाहे इस एल्स की बात करूं या इस एल्स की बात करूं, ये हमेशा अंदर वाले इफ के हैं। परंतु अगर मैं इस एल्स की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इस एल्स की अगर बात करता हूं तो वो इस वाले इफ का है, इस वाले इफ का। दैट्स इट। सो यहां पर कई तरह की मैंने आपको कैटेगरीज को समझाने की कोशिश की है। ये देखिए आप, इसे इफ एल्स इफ लैडर कहते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू तो ये चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो यहां आएगा। यहां पर एक गौर करने वाली बात आपको मैं बता दूं, एल्स और इफ में स्पेस होता है। यहां तो देखो एक एक स्टेटमेंट था, तो हमने करली ब्रेसेस का यूज नहीं किया है। बट लेट अस अज्यूम यू आर हैविंग द मल्टीपल स्टेटमेंट। मान के चलिए आपके पास अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो यहाँ इफ के अंदर ये दो स्टेटमेंट हो गए, एल्स इफ के अंदर ये दो स्टेटमेंट हो गए, एल्स के अंदर यहां पर ये दो स्टेटमेंट हो गए। तो मैं सिंपल आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि सो मेनी लाइक स्टेटमेंट वी हैव, ये सारे स्टेटमेंट ही तो हैं। अब यहां पर क्या पॉइंट बोला मैंने, देखिए राइट अ प्रोग्राम। अब इसी के ऊपर कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जिनमें से ये नेस्टिंग कंडीशन ही सीखेंगे हम लोग। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, इसे आप समझिए एक बार। क्या लिखा हुआ, राइट अ प्रोग्राम विच टेक एन ऑपरेटर। हमें एक प्रोग्राम बनाना है, राइट अ प्रोग्राम विच टेक एन ऑपरेटर प्लस माइनस इनटू और डिवीजन। ये एक ऑपरेटर हो गया भाई, कोई भी एक ऑपरेटर ले लेना इसमें से एज एन इनपुट एंड परफॉर्म द ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द इनपुट। अरे एक प्रोग्राम बनाना है, उसमें एक ऑपरेटर लेना है। अब सिचुएशन क्या होगी, लाइक जैसे ए में होगा 10, बी में हो गया 2, और किसी ने अगर प्लस लिया तो 10 और 2 को जोड़ देगा, अगर किसी ने माइनस लिया तो 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देगा। वो क्या आ रहा होगा, 8 आ रहा होगा। यहाँ पे एक जगह पर हमारा क्या आ रहा है, 12, और हमारा दूसरी जगह पर क्या आ रहा है, 8। एक जगह पर 12 है और दूसरी जगह पर हमारा क्या है, 8 है। सो क्यों ना इस प्रोग्राम को मैं आपको एक बार बताऊं। इस प्रोग्राम को हमने जैसे नेस्टेड डेमो, एक सलाह दी जा रही है कि आपको इसको किस नाम से आपको इसे सेव करना चाहिए। ये कंप्लीट यही वाला प्रोग्राम है, तो मैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप एक बार समझाते हुए चलता हूं, हाउ वी डू इट। हमने कोड ब्लॉक शुरू किया, पुराना वाला कोड आप हटा दीजिए, राइट। एक बार पहले मैं आपको चला के दिखाना चाहता हूं इसे। सीधा आउटपुट अगर कोई इश्यू होगा तो देख लेंगे। 10 डाला, दूसरी वैल्यू हमने 2 डाल दी। एरर, यू एंटर्ड सम रॉन्ग ऑपरेटर, लेट मी चेक इट। कहना क्या चाहता है,
हैश इंक्लूड stdio डॉट h सबको समझ में आता होगा। वॉइड मीन हमारे प्रोग्राम में कुछ हो ना हो बट मीन जरूर होगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है ना भैया, आर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन मेथड। आर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द मेन मेथड। अब हमने कुछ वेरिएबल बनाए, कैर ओपी, ओपी बोले तो ऑपरेटर, और ए भी दो वेरिएबल है। इसको बेसिकली जो अभी तक की कहानी मैंने आपको बताई है, विच इज नोन एज द वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब देखिए जो चीज कमेंट है ना, कमेंट, ये आपके लिए मर गया। आप तो इस वाली चीज को देखो, कमेंट वाली, कमेंट इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर ना, कमेंट को तो कंपाइलर इग्नोर ही कर देता है। सो यहां पर मैंने क्या बोला, प्लीज एंटर 2 नंबर, 2 नंबर यहां पर आपने लिए होंगे, बट हुआ क्या, यहां पे एक सिचुएशन आपको समझा रहा हूं। यहां पर टेंशन क्या हो गई है, हमने लिए 2 नंबर, एक लिया था 10, एक लिया था 20, और उसके बाद आपने प्रेस किया था एंटर। उसके बाद आपने क्या प्रेस कर दिया था, एंटर। अब वो ऑपरेटर तो आपने लिया ही नहीं ना यहां पे। जब 2 वैल्यू हमने ली 10 और 20, तो 10 तो आ गया होगा ए में, और 20 किस में आ गया होगा, 20 में। सो एक तरीका तो हमारे पास ये ऊपर वाला है। मैं पहले ये बताना चाहूंगा, ये अनकमेंट कर दिया बेटा मैंने, यहां पे कुछ चीजें कमेंटेड थी। यहां पर क्या लिखा मैंने, देखिए, प्लीज एंटर द ऑपरेटर, प्लीज एंटर द ऑपरेटर। इसे देखकर आप कोई भी एक ऑपरेटर ले लेंगे, उसे मैंने कैरेक्टर फॉर्म में लिया है। चाहता तो मैं इंटीजर फॉर्म में भी ले सकता था, बट कैरेक्टर की वैल्यू को सिंगल कोट्स में ले लेते हैं। अब ये देखिए, अब ये बिल्कुल सही आंसर देगा। पहले आपको आंसर समझाता हूं, फिर आगे की कहानी बताऊंगा। प्लीज एंटर द ऑपरेटर, हमने डाला प्लस। अब 2 वैल्यू डाल दो, एक डाल दी 20 और एक डाल दी 30। सी कितना आंसर आया, 50। यहां पर क्या हुआ, प्लीज एंटर द ऑपरेटर फर्स्ट, ओपी में क्या ले लिया था, प्लस, फिर 2 नंबर ले लिया आपने। ये अभी मैं नहीं पढ़ाना चाहता, ये कमेंट बने हुए, कमेंट। क्या ओपी की जो वैल्यू है वो प्लस के बराबर है, हाँ है, तो हमने ए प्लस बी कर दिया ना। हमने यहां पर क्या कर दिया बेटा, ए प्लस बी। ये परसेंट डी लगा हुआ है ना यहाँ पे, परसेंट डी, हमने ए प्लस बी किया, जोड़ दिया दोनों चीजों को, 10 + 20, या जो भी कोई वैल्यूज थी। अगर वो माइनस होता तो ए में से बी को घटा देते, इनटू हो जाता, डिवीजन हो जाता। अगर किसी में से भी मैच नहीं करता वो, तो ये एरर आती। परंतु कहानी में ट्विस्ट कब आता है पता है, कि मान के चलिए ऑपरेटर अगर आपने यहां नहीं लिखा होता, पहले आप नंबर लेते, मैं जानबूझकर एफ प्लस को नहीं हटा रहा, और यहां पर हम ऑपरेटर लेते। पहले सिचुएशन क्या थी, आप यहां देखें एक बार, आउटपुट विंडो शायद मैंने वो हटा दी। अगर आपने ऑपरेटर पहले लिया है और नंबर नीचे ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपने नंबर अगर ऐसे लिए और फिर उसके बाद अगर ये ऑपरेटर लिया, प्लीज एंटर द ऑपरेटर, प्लीज एंटर द ऑपरेटर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो इसमें गारंटीड कोई ना कोई गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ है वो मैं बता रहा हूं, वो एंटर चला जाता है उसके अंदर। आप इसे रन कराओ, जैसे मैंने लिखा 10, दूसरी वैल्यू क्या लिखी 20, एंटर प्रेस किया, देखो प्लीज एंटर द ऑपरेटर मैसेज तो आया, बट उसने ऑपरेटर लिया नहीं, वो एंटर को ले लेता है उसमें। तो आपने कभी शुरुआती स्टेज में मैंने CLR SCR पढ़ाया होगा, कि जब भी कभी हमें किसी स्क्रीन को साफ करना होता है, जब भी कभी हमें किसी स्क्रीन को साफ करना होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्क्रीन, अगर हमें किसी स्क्रीन को अगर साफ करना होता है तो हम CLR SCR का यूज करते हैं। बट अगर आपको बफर मेमोरी को साफ करना हो तो हमारे पास एक फंक्शन होता है F+। यहां पर मैं लिख दूंगा
टू क्लियर द बफर मेमोरी, ये मैसेज लिख दिया बेटा मैंने, टू क्लियर द बफर मेमोरी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, टू क्लियर द बफर मेमोरी। F+ जो कीबोर्ड से जो इनपुट आया है, जो उसमें रह गया होगा बफर मेमोरी में, उसको ये साफ कर देगा। आप इसे रन कराइए प्लीज। मैंने इसे रन किया, फिर से 2 नंबर डाले 10 और 30 और हमने इनटू डाल दिया। देखिए 300 आ रहा है। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर मैं आपको 2 सिचुएशन पढ़ाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप पहले ऑपरेटर लेते हैं, प्लीज एंटर द ऑपरेटर, पहले ऑपरेटर ले लिया और फिर ये 2 नंबर ले लिए, उसे कोई शिकायत नहीं है। बट अगर आप इसका क्रम चेंज करते हैं कि पहले आप नंबर लेते हैं और फिर ऑपरेटर लेते हैं, तो वो एंटर को कंसीडर कर लेता है उसमें। तो मैंने आपको सिंपली यही तो बताया कि अगर आप बफर मेमोरी को क्लियर करना चाहते हैं, टू क्लियर द बफर मेमोरी, तो उस केस में हम लोग F+ फंक्शन का यूज करते हैं। ये वही चीज तो है, टू क्लियर द बफर मेमोरी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, टू क्लियर द बफर मेमोरी। अब ये वाली चीज क्या, प्लीज एंटर द ऑपरेटर, अरे ये दूसरा वाला सिचुएशन था, मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा शायद कि पहले हम ऑपरेटर को ऊपर लिख रहे हैं, नंबर को नीचे लिख रहे हैं, दूसरे केस में नंबर को ऊपर लिख रहे हैं और ऑपरेटर को नीचे लिख रहे हैं। यही तो एक सिचुएशन थी, दैट्स इट। थोड़ा सा आगे चलेंगे, इस बात को और जरूर समझना है कि ये इफ एल्स इफ का प्रोग्राम था। यहां पर एक और बात लिखी हुई है, उसे देखें आप एक बार। When we have the multiple condition, when we have the multiple condition to check those are in the different range, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो और अलग अलग डिफरेंट रेंज हो, कहीं पे नाम चेक कर रहे हैं, कहीं रेंज चेक कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसे केस में हम लोग नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं। अगेन नेस्टेड इफ एल्स के ऊपर बहुत सारे वेरिएशंस दे रखे हैं। एक बार अगेन मैं आपको प्रोग्राम बताऊंगा। देखिए सी पढ़ने वाले बच्चे को थोड़ा सा टेक्निकल तो ये लगता है। दिस डेमो इज अगेन फॉर द नेस्टेड इफ एल्स। ये नेस्टेड इफ एल्स नॉर्मली मैं उसको मानता हूं वैसे जो इफ के अंदर इफ एल्स हो या एल्स के अंदर इफ एल्स हो, इससे तो बेसिकली इफ एल्स इफ डेमो आप कह सकते थे। कौन सा डेमो कह सकते थे आप? इफ एल्स इफ। एक बार मैं आपको इसे चला के दिखाना चाहता हूं, देन फिर आगे की कोई बात करेंगे। मैंने इसे रन किया, क्या बोला इसने? प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। जैसे मैंने क्या डाला बेटा? 10। दूसरा नंबर मैंने क्या डाल दिया? 20। अब देखिए यहां पे बता दिया उसने 20 इज ग्रेटर देन 10। ये ध्यान रखना मैंने आपसे क्या बोला है, 20 इज ग्रेटर देन 10। तो क्यों ना मैं इसे आपको एक बार समझाऊं। हैश इंक्लूड stdio.h, यहां पर ये मेन बना दिया, 2 वेरिएबल बन गए हमारे। ऐसे करके 2 वेरिएबल बन भी जाते होंगे। क्यों ना मैं आपको डायग्राम बता दूं इसके ऊपर। जैसे एक वेरिएबल हमारा ये बन गया, इसका नाम हमने क्या रख दिया? n1। दूसरा वेरिएबल हमारा ये बन गया, जिसका नाम क्या रख दिया हमने? n2। अब यहां पर बोला प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, तो यहां पर आ गया होगा, उसमें आपने क्या डाला था? 10। प्लीज एंटर सेकंड नंबर, यहां पर आपने क्या डाला था? 20। बस ये चेक किया, क्या n1 बड़ा है n2 से? बिल्कुल नहीं। तो एल्स इफ यहां वाली सिचुएशन में आया होगा। ये कौन सी वाली सिचुएशन में आया होगा बेटा? इस वाली सिचुएशन में। सो यहां पर ये देखना पड़ेगा
कि क्या n2 बड़ा है n1 से? यस, n2 इज ग्रेटर देन n1। तो यहां पर अब क्या मैसेज प्रिंट हुआ? %d इज ग्रेटर देन, %d इज ग्रेटर देन। देखिए यहां पर ये समझना होगा, मैंने आपको ये बताया था कि ये आपको दो चीजें बताता है। एक तो ये प्लेस होल्डर होता है, एक तो ये क्या होता है? प्लेस होल्डर, और इसको हम फॉर्मेट स्पेसिफायर भी कहते हैं। तो जो n2 है ना, n2, तो n2 तो आ गया होगा इस जगह पे, और n1 है n1, वो आ गया होगा इस जगह पे। n2 की वैल्यू जो है, n2 की वो तो आई इस जगह पे, और n1 वाली जो वैल्यू है वो कौन सी जगह पर आई? इस जगह पे। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो यहां पर n2 क्या हो गया? 20 इज ग्रेटर देन दिस वन। अब देखिए n1 बड़ा होता तो ये वाला मैसेज आ जाता। अब यहाँ पे n1 कॉमा n2 किया है, और यहां पर क्या कर दिया हमने? n2 कॉमा n1, क्योंकि हर जगह ग्रेटर देन का साइन लगा रहे हैं। अगर आप n1 कॉमा n2 रखना चाहते हो तो यहाँ पे फिर स्मॉलर देन लगाना पड़ता कि 10 इज स्मॉलर देन व्हाट? 20। और ना छोटा है ना बड़ा है, तो फिर एक ही बात होती, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू वाला साइन आता या नहीं आता, बताइए। अब देखिए इस केस में जो ये प्रोग्राम मैंने आपको अभी पढ़ाया है, मैंने जो प्रोग्राम आपको अभी ये पढ़ाया है ना बेटा, इसमें हम इफ ब्लॉक में या एल्स इफ वाले केस में सिंपल एक एक ही स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो इस केस में ये करली ब्रेसेस ऑप्शनल है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, फिर ये करली ब्रेसेस मैंडेटरी कहां पर होता होगा? आई वॉन्ट योर कॉमेंट, मैं आपका कमेंट चाहता हूं इस जगह पे कि बताइए करली ब्रेसेस फिर मैंडेटरी कहां पर होता है, ये आप मुझे एक बार बताइए। यस प्रतीक्षा, हर्षा का भी आंसर ठीक है। जब कभी इफ ब्लॉक में, एल्स ब्लॉक में, या कहीं भी, जैसे आगे चल के लूप वगैरह बताऊंगा आपको, जब कभी आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं, इस केस में करली ब्रेसेस जो होता है, इस केस में जो करली ब्रेसेस होता है वो मैंडेटरी होता है। जो करली ब्रेसेस होता है वह कैसा होता है बेटा? मैंडेटरी होता है। सो यहां पे तो एक एक ही स्टेटमेंट था, इस केस में करली ब्रेसेस हमारा कैसा होगा? ऑप्शनल। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं। अगला प्रोग्राम देखिए आप, यहां पर मैं ये कमेंट्स वगैरह हटा देता हूं। मैंने लिखा राइट अ प्रोग्राम, ये वाली चीज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज एंड टोटल मार्क्स ऑफ द 5 सब्जेक्ट फॉर 1 स्टूडेंट। एक बच्चे के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं, तो उसका एक तो आपको टोटल करना है, एक तो उसका आपको क्या करना है बेटा? टोटल करना है, और फिर उसके आपको एवरेज मार्क्स निकालने हैं। फिर उसके आपको क्या निकालने पड़ेंगे बेटा? एवरेज मार्क्स निकालने पड़ेंगे। सो हाउ वी डू इट, ये काम कैसे होता होगा देखना। सिंपल, हैश इंक्लूड stdio.h, मेन बन गया। अब देखिए नाम कोई एबीसीडी तो हो नहीं सकता, नाम कोई हमारा एबीसीडी तो हो नहीं सकता। सो हमारा जो नाम है वो एबीसीडी नहीं हो सकता। जैसे मेरा नाम दीनदयाल, किसी का नाम आद्या, लाइक प्रतीक्षा, हर्षा, बहुत सारे नाम होते हैं। तो यहां पर मैंने नाम के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया 10। इसका मतलब अभी टेक्निकल बात तो नहीं करेंगे, बट इसके अंदर 9 कैरेक्टर स्टोर हो जाएंगे। कितने कैरेक्टर स्टोर हो जाएंगे? 9, 10 नहीं होते। उस एक कैरेक्टर एंड के लिए रखता है, /0 करके होता है, इसे
टेक्निकली बात करूं तो ये एरे होता है, बट अभी हमें एरे आता नहीं है। ये कैरेक्टर टाइप का हम बना रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर को रखने का और कोई इंतजाम नहीं है। ये हमारे फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल बना दिए M1 M2 टिल 5, क्योंकि 5 मार्क्स रखने वाले थे, एवरेज और टोटल। तो यहां पर आपको कुछ नई चीजें सीखने को जरूर मिलेंगी। जैसे मैं आज नाम लेने के लिए एक नया फंक्शन यूज करने वाला हूं। नाम यूज करने के लिए एक नया फंक्शन यूज करने वाला हूं, गेट एस। जैसे कैरेक्टर के लिए एक फंक्शन पढ़ाया होगा शुरुआत में कभी, गेट सी। पहले इसे चला के देखिए आप एक बार। इसे रन किया, एंटर स्टूडेंट का नाम जैसे डीडी, और आपने 5 मार्क्स डाले। जैसे किसी में आए मेरे 60, किसी में 70, 80, 30 और 90। सी टोटल तो है इतना। चूंकि फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की वैल्यू है, तो दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद ये 6 डिजिट लगा लेता है। कितने डिजिट लगा लेता होगा बेटा? 6 डिजिट। टोटल ये आ गया हमारा। एवरेज क्या है? एवरेज इज 66, क्योंकि वो डिवाइड बाई 5 कर दिया होगा ना। ग्रेड इसकी क्या आ रही है भाई? इसकी जो ग्रेड है, ग्रेड वो बी आ रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेड। तो क्यों ना मैं आपको इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझाऊं। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें ये समझना पड़ेगा, एंटर द स्टूडेंट नेम। देखो गेट एस का यूज किया है, एस बोले तो स्ट्रिंग, और पूरा नाम हमारा इसमें आ गया होगा। एंटर दी 5 मार्क्स, 5 मार्क्स की बात की आप लोगों से। इट इज टॉकिंग अबाउट द 5 मार्क्स। तो यहां पर देखो कितनी बार %f लगा रखा है? 5 बार %f, और यहां पर हमने 5 मार्क्स ले लिए। टोटल करना इज सुपर इजी। एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाई 5 करा दिया। सो अभी आप ये घर पे जाके जब ये प्रोग्राम बनाएंगे, देख देख कर आपको बनाने, देख देख कर। यहां पर टोटल प्रिंट होगा, यहां पर एवरेज आ गया। अगर एवरेज 80 और 100 के बीच में, तो ग्रेड ए आता। ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है भाई, बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। अगर आपका एवरेज 60 से ज्यादा और 80 से कम है, इफ योर एवरेज इज ग्रेटर देन 60 एंड एवरेज इज लेस देन 80, तो इस जगह पर क्या आ रहा होगा पता है तुम्हें? यहां पर फिर ग्रेड बी आएगा। यहां पर जो ग्रेड आएगा वो क्या आएगा? बी। एल्स if average is greater than equal to 50 and average is less than 60, तो फिर ऐसे केस में ग्रेड हम क्या देंगे? सी दे देंगे। आई होप अगर 50 और 60 के बीच में भी नहीं आ रहे तो वो फिर फेल ही होगा ना। तो मैं यहां पर क्या आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि थोड़ा सा आज एक नई चीज आपको सीखने को मिली, गेट एस। मैं ये नहीं करा कि आप ये काम स्कैनएफ से नहीं कर सकते, कर सकते। चलिए थोड़ा सा और एक एग्जांपल लेके चलते हैं। डायरेक्टली ये एक एग्जांपल ही दे रखा है। यहां पर इसको एक बार इसका क्वेश्चन में लिख देता हूं। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ कैरेक्टर and check whether it is lowercase or uppercase or any special symbol. Write a program to accept a character and check whether it is a lowercase, uppercase or any special symbol. ये हेडर फाइल ले ली, मेन हो गया।
यहां पर हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। एंटर अ करेक्टर टू बी चेक्ड इन, एंटर अ करेक्टर, यहां पर हमें कोई भी एक करेक्टर लेना है। एंटर अ करेक्टर टू बी व्हाट चेक्ड इन। भाई साहब कोई भी एक करेक्टर लिया, गेट सी का यूज कर लिया है। अरे ऊपर जैसे स्ट्रिंग के लिए हमने उसका यूज किया था ना, गेट एस का, ऐसे यहाँ पे गेट सी भी कर सकते हैं। बट अगर आपको इसमें परेशानी हो रही है तो आप ये स्कैनएफ का साइन भी लगा सकते, परसेंट सी, और यहां पर फिर आपको ये M% वगैरह लगाना पड़ता है। क्यों ना मैं आपको इस प्रोग्राम को एक बार समझाऊं। सी दिस, इससे मैंने रन कराया। एंटर अ करेक्टर टू बी चेक्ड इन, एंटर अ करेक्टर टू बी चेक्ड इन। तो जैसे मैंने डाला कैपिटल जी, देखिए द करेक्टर इज इन अपर केस। बट अगर मैंने यहां पर ये एट द रेट का साइन अगर लगा दिया है, एट द रेट का साइन, तो क्या आ रहा है? द करेक्टर इज ईदर स्पेशल करेक्टर और समथिंग एल्स। द करेक्टर इज ईदर स्पेशल करेक्टर और समथिंग एल्स। क्यों? एट द रेट का साइन जो है वो स्पेशल करेक्टर ही तो है भाई। द करेक्टर इज व्हाट, ईदर स्पेशल करेक्टर और व्हाट समथिंग एल्स, दैट्स इट। ये कुछ कहानी मैंने आपको इसके अंदर इसमें समझाई है। आप चाहो तो एक बार इसे देख लीजिए। एंटर करेक्टर आप चाहे तो स्कैनएफ से ले लीजिए या गेट सी से, बट गेट सी में आपको बताना पड़ता है कि इनपुट लेंगे कहां से। तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई हम कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं। देखिए अगर वो करेक्टर है ना तो सिंगल कोट्स में लिया है। देखो अगर ये CHR हमारा ए से बड़ा है या उसके बराबर है, या जो करेक्टर है वो जेड से छोटा है, तो वो इधर वाली सिचुएशन में आएगा। अगर स्मॉल ए और जेड के बीच में आ रहा है तो लोअर केस है, और अगर इन दोनों में से नहीं है तो वो या तो स्पेशल करेक्टर है या कुछ और है। कुछ और का मतलब डिजिट वगैरह, ऐसी कोई चीज। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब आप बना सकते हैं इसमें, राइट। और देखिए आप राइट अ प्रॉम्प्ट टू एक्सेप्ट अ करेक्टर एंड चेक वेदर वॉवेल और नॉट। सी हैश इंक्लूड str.h मेन CHR एंटर करेक्टर। देखो स्कैनएफ का यूज कर लिया। अब या तो आप छोटा ए डालेंगे या कैपिटल ए, तो लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज किया है। तो द वॉवेल इज, जो भी करेक्टर आपने डाला वो प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी एल्सिफ लगा दी। जब मैं आपको स्विच केस पढ़ाऊंगा, तो इसका और बेटर आपको बताऊंगा। चाहता तो मैं एक इफ से भी ये काम कर सकता था, बट सो मेनी लॉजिकल ऑपरेटर्स यू हैव टू यूज, ई, आई, ओ और यू। और अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं करेगा तो फिर ये वाली चीज चल जाएगी, दिस वन, द कांस्टेंट कॉन्सोनेंट इज CHR। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स और हो सकते हैं, आप इन्हें करें एक बार। यहां पर ये वही ऑपरेटर से रिलेटेड चीज है, बट ये मैं ऑलरेडी आपको ये डेमो पढ़ा चुका हूं शायद। क्या दे रखा था देखिए, प्लीज एंटर द ऑपरेटर, प्लीज एंटर 2 नंबर। अगर वो प्लस हो तो जोड़ देना, माइनस हो तो घटा देना। मोरलेस ऐसा प्रोग्राम तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं ना। सो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।